अच्छा, ये वीडियो जो है वो थोड़ी-सी लंबी होने वाली है। मेरे ख़्याल से 20 मिनट तक तो जाएगी, क्योंकि उसमें मैं फिर आपको पूरी डिटेल्स बताऊँगा चेकलिस्ट के बारे में कि आपने किस तरीके से जमा करनी है, आपको अटेस्टेशन कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स की करवानी है और कहाँ-कहाँ से करवानी है। और जितनी भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, सीवी वगैरह भी मैं डिस्कस करूँगा कि किस तरीके कहाँ से आपने बनानी है। और ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, तो इसको फिर एंड तक देखिएगा और इसमें जो है वो तमाम डिटेल्स होंगी जिस चीज़ की आपको नीड अच्छा, है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि इसमें मुझे देखना है कि कौन-कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए होते हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए। तो इसके लिए ख़ैर मैं कंप्यूटर में जाके उसकी पूरी चेकलिस्ट भी खोलूँगा और वेबसाइट भी खोलूँगा कि जहाँ से आप देख सकें कि कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं कि जो आपके लिए चाहिए। अच्छा, एक चीज़ जो है वो उसकी वेबसाइट पे मेंशन नहीं है, तो उसके बारे में मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो कराची वालों के लिए। पहले तो उसका मेंशन था, लेकिन अभी वो मेंशन नहीं है उसमें। तो उसमें आपको ये बताना है कि मोटिवेशनल लेटर जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। मोटिवेशन लेटर में आप बेसिकली ये बताते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ किया, आपने जर्मनी क्यों चूज़ किया, ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। ये 4 चीज़ें तो अहम हैं। अच्छा, इसमें मैं कुछ और चीज़ें भी बताना चाहूँगा कि आपको किस तरीके से लिखना है। इसमें आपको सबसे पहले ये बताना है कि अगर आप मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपने बैचलर्स में क्या-क्या काम किया। अगर आप इंजीनियरिंग की फ़ील्ड से हैं तो आपको ये बताना होगा कि आपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में क्या बनाया, उससे आपने क्या सीखा। अगर मैनेजमेंट की फ़ील्ड से हैं तो आपको ये बताना होगा कि आपने कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स बनाई हैं और क्या-क्या काम किए हैं मार्केटिंग के हवाले से, और जो भी आपके उससे होता है, जो आपने एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म की हैं, ये आपने थोड़ा-सा बताना है। उसके बाद आपने जो है ये बताना है कि आप ये कोर्स क्यों पढ़ना चाहते हैं, ये कैसे आपके लिए बेनिफिशियल होगा। उसके बाद जो है आपने ये बताना है कि व्हाई जर्मनी, जर्मनी में ही क्यों पढ़ना है। तो आपको ये चीज़ भी अपने मोटिवेशन लेटर में जो है मेंशन करनी पड़ेगी कि जर्मनी में आपने क्यों पढ़ना है। तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं कि आप ये जो मैंने लिखा था कि बिकॉज़ जर्मनी प्रोवाइड द सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विदाउट चार्जिंग एनी ट्यूशन फ़ी। सो बस इसके बारे में और भी मैंने डिटेल्स लिखी थी। खैर, मोटिवेशन लेटर की मैं अलग से वीडियो बना दूँगा कैसे होती है। ये कराची वालों के लिए जो है अहम है कि वो लिख कर लेकर जाएँ। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है वीओ के ऊपर आपके, कि आपका जो वीज़ा ऑफ़िसर है, कभी-कभार वो कहता है कि चलो ठीक है, जो आप लिख कर लेकर आए हो वो डॉक्यूमेंट हम अटैच कर देते हैं फ़ाइल में। लेकिन कुछ वीओ होते हैं कि वो आपको पेज दे देते हैं और एक पेन देते हैं और बोलते हैं कि पेन नहीं, सॉरी, पेंसिल भी दे देते हैं। वो कहते हैं कि आप ये चीज़ें लिख कर दिखाएँ हमें, आपके पास 3 मिनट है या 5 मिनट है। उसमें वो बोलते हैं कि व्हाई जर्मनी, व्हाई दिस कोर्स एंड योर फ्यूचर प्लान्स। और इस तरीके के जो सवालात मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किए हैं, उसके लिए वो बोलते हैं कि बस आप ये हमें लिख कर दे दें। तो खैर, मोटिवेशन लेटर आप में आपने कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना, कंसाइज सा लिखना है। 1 पेज का हो या मैक्सिमम 2 पेज, इससे ज़्यादा लंबा नहीं हो। कोशिश तो यही करें कि बस उसको टू द पॉइंट उसमें बातें लिखें। और अगर आप कोई चैटबॉट यूज़ करते हैं, चैट जीपीटी या बार्ड यूज़ करते हैं, तो उसमें फिर ये है कि आप उसको पूरा चेंज कर दीजिएगा, क्योंकि ये फिर आपके लिए बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। अच्छा, इस्लामाबाद वाले जो हैं उनको तो मेरे ख़्याल से वहीं जाके लिखना होता है। उसका मुझे कोई ऐसा एक्सपीरियंस है नहीं, तो वो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो ये है कि वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं अब आपको कंप्यूटर में खोल के दिखाऊँगा कि किस तरीके से आपने सर्च करनी है वेबसाइट और कैसे आपने जो है आगे लेके जाना है, दिखाना है। अ अच्छा, तो मैं इसमें ये दिखाता हूँ कि जो स्टूडेंट वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स है, कराची से इस्लामाबाद एम्बेसी से हमें वो किस तरीके से फुलफ़िल करनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे सर्च करना पड़ेगा कि जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा रिक्वायरमेंट्स फॉर पाकिस्तान। अच्छा, इसमें जो इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, pakistan.diplo.de, ये इनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट है, इसी को हमने खोलना है। इसमें हम चेक कर लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो ये कि क्या नाम है, इस चीज़ को पढ़ लेते हैं, सबसे ज़्यादा मेन है कि तमाम जितनी भी आपकी फ़ोटोकॉपीज़ हैं, वो सब के सब ए4 साइज़ के पेपर में होनी चाहिए। उससे ना बड़ा हो, ना छोटा हो, सेम इसी साइज़ में होना चाहिए। फिर दूसरा, वो कंप्लीट होनी चाहिए और रीडेबल होनी चाहिए, मतलब बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए।
अमूमन ऐसा होता है कि हम लोग प्लास्टिक कोडिंग में जब फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं तो उसमें सही नजर नहीं आता, या तो फिर कभी कभार हमारा सही होता भी है डॉक्यूमेंट, लेकिन हम फोटोकॉपी वाले को देते हैं तो वो क्लियर होती नहीं है। उससे बिल्कुल जो है क्लियर लीजिएगा, तो उसमें साफ साफ सारी चीजें, आपके मार्क्स, आपकी डिटेल्स, आपके सब्जेक्ट्स का नाम, अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो उसमें कोई लेटर मिटा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं होना चाहिए। इन तमाम चीज़ों को हमने फुलफिल करना है। उसके बाद जो है वो क्या नाम है, इसमें इन लोगों ने कहा है कि तो ये जो सीक्वेंस इन्होंने दी है, इसी सीक्वेंस में हमें जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करना है। तो खैर यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेट, लेकिन आप 2 सेट्स एहतियातन ले जाइएगा, क्योंकि कभी कभार डिमांड कर देते हैं कि 2 सेट्स देने हैं। इसी तरीके से अगर आप ले जाएंगे तो ये एहतियाती तौर पर होता है कि ज़ाया नहीं होगा। अगर उन्होंने वहाँ पे आपसे डिमांड कर दी तो फिर आपसे ये बाद में मसला होगा कि दूसरा सेट आप उसमें कैसे लेकर जाएंगे। अच्छा, पहले तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये आपको यहाँ से, आप जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पेज पर ले जाएगा। इसको आप यहाँ पे फिल करेंगे और फिल करने के बाद जो है ये आप जब इसको सेव करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए देगा। अच्छा, इस वक्त मैं जर्मनी मौजूद हूँ, इस वजह से वो जर्मन में देगा, लेकिन सर इसमें तो डालिएगा नहीं, आपको इंग्लिश में ही देगा। मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ, ये हो गया इंग्लिश में कन्वर्ट। तो ये आपको इंग्लिश में ही दिखाएगा। अगर आप ये पाकिस्तान से फिल करेंगे और अगर आप यहाँ जर्मनी से फिल करेंगे कहीं और से, तो उसमें गूगल के उसमें ट्रांसलेट का ऑप्शन होता है, आप इससे इजीली कर देंगे। फिर दूसरा यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो इधर दे रहा है आपको ट्रांसलेट का ऑप्शन, ये रहा। इस पर क्लिक करेंगे तो ये तब भी आपको देख गया। खैर, आप इस फॉर्म को आप फिल करेंगे यहाँ से, लेकिन जब सेव करेंगे तो फिर वो आपको एंड में डाउनलोड करने का ऑप्शन दे देगा। खैर, इस मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से इसको फिल करना है। उसके बाद जो इसकी दूसरी रिक्वायरमेंट है, मतलब ये पहली है, वो है फोटो सैंपलिंग का, कि बायोमेट्रिक फोटो होनी चाहिए। ये हम खोल लेते हैं। अच्छा, इनका साइज अच्छी तरह से देखें, फोटोग्राफर इसमें अक्सर गड़बड़ कर देता है, लेकिन आप वो 19-20 कर देता है। आपने उसको बोलना है कि मुझे एग्जैक्ट इसी साइज की फोटोज चाहिए, वरना वो एम्बेसी वाले आपसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये याद रखेंगे, पासपोर्ट साइज नहीं है, इसका जो साइज है वो 35 mm है और 45 mm है। तो इसको आपने इसी साइज में लेकर जाना है, उसको दिखा दीजिएगा कि मुझे इसी साइज में चाहिए, और दूसरा इसकी फिर क्लियरिटी भी देख लीजिएगा कि ये बिल्कुल टू क्लोज नहीं होनी चाहिए, टू फार नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जैसे इसमें आपको बताया हुआ, बिल्कुल उसी एंगल में आपने तस्वीर खिंचवानी है। ये सारे एंगल भी इन्होंने इसमें बताए हैं कि ज़्यादा क्या नाम है, कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए, ज़्यादा लाइट नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ब्लर नहीं होनी चाहिए, इसी तरीके से ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए फेस पे, शेडो नहीं होनी चाहिए। आपके पीछे बैकग्राउंड जो कलर है, अच्छा बैकग्राउंड कलर भी जो है वो इस तरह का नहीं है, या तो ये ग्रे हो वरना व्हाइट हो। नॉर्मली व्हाइट ही होता है, आप व्हाइट ही बोलिएगा तो व्हाइट चल जाता है। ब्लैक ब्लू इस तरीके का कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो दूसरा, इसमें आपकी दांत नजर नहीं आनी चाहिए। आप जिस तरीके से बिल्कुल मुंह बंद करके आप हल्की सी स्माइल दे सकते हैं उसमें, लेकिन ऐसा नहीं कि आप अपने दांत उठा के साइड पोस्ट वगैरह है गर्दन पे, ये तो खैर आप वैसे भी देखेंगे कि नहीं करेंगे। फिर क्या नाम है, अगर आप हिजाब लेती हैं तो उसका भी जो तरीक़ेकार है वो इन्होंने बताया हुआ है कि इस तरीके की उसमें पिक्चर होनी चाहिए, कैप वगैरह नहीं चाहिए। बच्चों के लिए अगर आपको करनी है तो उसमें भी उन्होंने तरीका बताया हुआ है कि बच्चों की किस तरीके की होनी चाहिए। अच्छा, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि बैकग्राउंड इसका जो है वो या तो वाइट हो या इसी तरीके में जैसे उन्होंने दिया हुआ है। वैसे तो वाइट ही होता है, आप वाइट ले जाएंगे तो वो बेहतर होगा, वो एक्सेप्टेबल है। तो तस्वीरों में आपने ख्याल रखना है, एक तो साइज का, दूसरा एंगल का। ये आपको फोटोग्राफर को दिखा देना है कि मुझे इस एंगल में और इसी साइज में फोटो चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से तीसरी रिक्वायरमेंट इसकी जो है वो ये है कि आपका जो पासपोर्ट है उसकी कॉपीज आपको देनी चाहिए। तो उसके जो फर्स्ट 2 पेजेस होंगे वो आपको उसमें अटैच करनी होंगी, मिसाल के तौर पर, जिसमें आपकी डिटेल्स होती हैं सारी, पासपोर्ट नंबर वगैरह, पिक्चर, उसकी वैलिडिटी वगैरह, ये सब होनी चाहिए। इसके अलावा जो है वो क्या नाम है, एटलीस्ट 1 ईयर जो है उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की, ताकि आपको जो है वो वीज़ा मिल सके। मतलब ये इसकी रिक्वायरमेंट है, एटलीस्ट 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स के। अगर 3 मंथ्स तो वैसे नहीं होते प्रोसेसिंग टाइमिंग के, नॉर्मली ये जो टाइम लेते हैं वो 4 to 10 वीक्स का होता है। मतलब मैक्सिमम 10 वीक्स का टाइम लेते हैं, इससे ज़्यादा ये नहीं लेते हैं। नॉर्मली जो रिस्पॉन्स आ जाता है वो 4 वीक्स में आ जाता है, किसी का 6 वीक में आता है। मतलब स्टैंडर्ड टाइम इनका यही है, 4 to 6 वीक्स में ले लेते हैं। बहुत ही कोई रेयर केस होता है तो उसमें जो है ये
10 वीक्स लगा लेते हैं। वो इस केस में होता है, मिसाल के तौर पे आपको रेफरमेंट लेटर आपको मिला हुआ है समर का, और आप अप्लाई कर रहे हो, मतलब उसके पिछले अभी जैसे 2023 चल रहा है आज, और 2023 में मैं बैठ के अप्लाई करता हूँ समर 2024, मतलब विंटर का मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाती है, और मेरा जो क्लासेस शुरू होनी है वो 2024 अप्रैल में होनी है। तो इस सिनेरियो में जो है वो आपको 10 वीक्स लग जाते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं लगते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने दिया है कि वो एटलीस्ट 1 ईयर प्लस 3 मंथ्स के, 1 साल और 3 महीने उसकी वैलिडिटी होनी चाहिए। इससे कम में जो है वो फिर इशू क्लियर करते हैं। इसी तरीके से आपका आईडी कार्ड मतलब सीएनआईसी होना चाहिए। अच्छा, सीएनआईसी नॉर्मली जैसे हम लोग फोटो कॉपी करवाते हैं वो उस तरीके का नहीं होना चाहिए, जैसे आगे पीछे हमने करवाया होता है, ये भी A4 साइज पे होना चाहिए, और इस पूरे साइज पे जो है ना आपका फ्रंट और बैक दोनों उसी पे सामने वाले पेज पर ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्रंट को फ्रंट पे करवा दो, बैक को बैक पे करवाएं। दोनों को जो है वो आपको सामने ही करवाना पड़ेगा। अच्छा, ये एप्लीकेशन डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये भी सिंपल इसी तरीके से, ये तो आप प्रिंट करेंगे ले लेंगे उसको, पेन से आप फिल कर लीजिएगा। इसमें आप इस चीज़ का ख्याल कर लीजिएगा कि इस्लामाबाद और कराची, तो जो ये वाले हैं ये आपको उस हिसाब से फिल करना है। तो ये दोनों को करने होंगे। आप अपना सरनेम देंगे, फर्स्ट नेम देंगे, प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही देंगे, जैसे डेट डेट आप दे देंगे, यहाँ पे जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ उसका प्लेस ऑफ बर्थ में शहर दे देंगे, कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर जो भी है। नेशनलिटी में आप अपनी नेशनलिटी बता दीजिएगा, जैसे हमारी पाकिस्तानी में ज़्यादातर लोग वही देखेंगे, तो वो आप अपनी बता दीजिएगा। यहाँ पे फिर आप अपना प्लेस बता देंगे कि कौन सी जगह आपका इंटरव्यू कंडक्ट हो रहा है। मिसाल के तौर पर इस्लामाबाद में हो रहा है तो इस्लामाबाद लिखेंगे, कराची में हो रहा है तो कराची लिखेंगे, साथ में उसकी डेट भी दे देंगे। जो भी जिस डेट को आपका इंटरव्यू कंडक्ट होगा वो डेट आपने यहाँ पे डालनी हो, कोई डेट नहीं डालनी। अच्छा, इसी तरीके से फिर यहाँ पे सिग्नेचर कर दिया कि आप सिग्नेचर करेंगे, और आगे के पॉइंट जो है वो आप फिर इसी तरीके से फिल करेंगे। यहाँ पे भी जो है वो उर्दू में है, और ये इनका जो है वो इंग्लिश और जर्मन दोनों में है। यहाँ पे भी आपने प्लेस और डेट देनी है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है, प्लेस और डेट देनी है, यहाँ पे सिग्नेचर करना है। अच्छा, ये खुसूसी इस्लामाबाद के लिए, तो कराची वाले जो है वो इस पेज को इग्नोर करते हैं। दोबारा रिक्वायरमेंट्स पर आ जाते हैं। अच्छा, ये चौथी रिक्वायरमेंट होगी। अभी यहाँ पे पांचवी रिक्वायरमेंट जो हमारे पास है वो अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन ईमेल है। जब आप अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तो उसके बाद आपको कंफर्मेशन मेल आ जाती है। कभी कभार अपॉइंटमेंट बुक होने के 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद आ जाती है, कभी कभार वो कंफर्मेशन मेल आपको 5 से 10 घंटे लगा देती है। तो आप इसमें परेशान नहीं होइएगा, वो आपको मेल कर देते हैं, तो जो वो आपको मेल करेंगे उसका आपने प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है, मतलब उसको प्रिंट करना है और लेकर जाना है, होगा वहाँ पे उनको दिखाने के लिए। अच्छा, अगर आपकी कोई प्रीवियस वीजा रिफ्यूजल है तो वो आपने लेकर जानी होगी और उनको बतानी होगी, और साथ में आपने रीजन भी बतानी होगी उनको कि ये क्यों रिजेक्ट हुआ आपका। कहीं से भी वो कोई भी कंट्री हो सकता है, वो भले जर्मनी हो तो आपको दिखाने, या तो फिर अगर इटली हो, ज्यादातर लोग इटली के रिजेक्ट होते हैं, इस वजह से मैंने उसका नाम मेंशन दिया। तो वो सब आपको उनको दिखानी पड़ेगी। इसी तरीके से आपकी सीवी है, सीवी आपको जो है वो यूरोपास पे बनानी है। यूरोपास उनकी वेबसाइट है, वो तो जब आप एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी के लिए करेंगे तो जो सीवी आपने बनाई हुई होगी वो बताएंगे। अच्छा, इसके बाद ये आपका जो है वो एडमिशन लेटर है, 8वीं रिक्वायरमेंट, या आपका किसी जर्मन यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेंस लेटर होगा वो आप लेकर जाएंगे। इसी तरीके से एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है। अच्छा, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट की जो रिक्वायरमेंट है कि वो लाजमी नहीं है। ये जब लाजमी है जब आपका सेमेस्टर जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया होगा, या उसको स्टार्ट होने में थोड़ा कम टाइम रह गया होगा, साल के तौर पर 15-16 दिन या 20 दिन, या एनरोलमेंट डेट आपकी स्टार्ट हो गई हो और आप तब अपॉइंटमेंट हो, तो तब आपको जो है वो दिखानी पड़ती है। लेकिन अपॉइंटमेंट डेट कभी ऐसे ही है कि अगर आपकी मिसाल के तौर पर अपॉइंटमेंट डेट आ गई है और आपकी अब उसकी डेडलाइन तकरीबन 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद है, तो तब भी ये जरूरी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपकी बस डेट गुजरने वाली है एनरोलमेंट की और फिर आप वीजे के लिए जाए। मिसाल के तौर पर आपका इंटरव्यू है 1 अप्रैल को, और आपको जो एनरोलमेंट की डेडलाइन दी हुई थी वो 1 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक दी हुई थी, तो आपको जो है वो इसमें आपको लाजमी लेकर जाना होगा अपनी एनरोलमेंट का लेटर, तो वो मांगेंगे। और अगर आपकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है तो उसमें वो फिर आपका लेट अराइवल लेटर भी मांगेंगे, जो आपको यूनिवर्सिटी से लेना पड़ेगा, कि आपको ये एक तरह से इजाजतनामा है, कि जिसमें वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, हम समझ सकते हैं कि वीज़ा मिलने में आपको टाइम लगेगा, तो जब तक आप क्लासेस जो है अपनी या तो ऑनलाइन ले लो, या तो फिर आपके लिए क्लासेस लेना जरूरी है। आपको अगर इस एग्जाम से पहले वीज़ा मिल गया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह का एक फॉर्मल लेटर होगा यूनिवर्सिटी के लेटर हेड पे, वो आपको वहाँ की मैनेजमेंट भी देगी।
उसके बाद 10वीं रिक्वायरमेंट जो है वो है लैंग्वेज स्किल्स की। इसमें आपकी अगर इंग्लिश में प्रोग्राम है तो आपका आइल्स होना चाहिए, और अगर आपका जो है जर्मन में प्रोग्राम है तो आपका जर्मन लैंग्वेज का जो भी बोर्ड से सर्टिफिकेट होगा, A2 होगा, B1 होगा, वो होना चाहिए। तो ये आपको इसमें फुलफिल करना है। अच्छा, पहले यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होती थी कि आइल्स में मिनिमम 6 बैंड मांगते थे। अब इन्होंने ये रिक्वायरमेंट खत्म तो कर दी है, लेकिन फिर भी यही कहते हैं कि मिनिमम आपकी 6 बैंड तो हो। क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि इन्होंने काफ़ी सारे लोगों को रीटेक करने का कहा है कि आप ये दोबारा से आइल्स रीटेक करें और फिर हमें दोबारा सबमिट करें। तो बेहतर ये है कि मैं कम से कम आपके 6 बैंड होने चाहिए और वो आपको यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। तो कभी कभार ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी वीज़ा इशू कर देते हैं, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं। तो बेहतर तो यही है, मतलब ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप आइल्स दें और उसमें मिनिमम 6 बैंड्स लेकर आएँ। तो इससे आपको एक तो यूनिवर्सिटीज़ के बहुत ज़्यादा रास्ते खुल जाएँगे, उसमें आपको मिल जाएगा एडमिशन, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाएँगे। और दूसरा ये भी है कि आपको वहाँ पे इंटरव्यू में भी हेल्प करती है। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपकी जर्मन लैंग्वेज का है तो वो आप ले जाएँगे वहाँ पे, वो उनको दिखाएँगे। हो सकता है फिर आपसे जर्मन में ही इंटरव्यू लें, बल्कि हो क्या सकता है, वैसे तो जब हम लोग जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो इंग्लिश में इंटरव्यू देते हैं, जब जर्मन के लिए कोई जाएगा तो उससे भी जर्मन में ही इंटरव्यू दिया जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से प्रूफ ऑफ सफिशिएंट फाइनेंशियल मीन्स है। अच्छा, इसमें आपका ब्लॉग अकाउंट आ जाता है, या तो फिर कोई बंदा वहाँ पे बैठा हुआ हो जो आपको स्पॉन्सर कर रहा हो, उसका एक स्पॉन्सर लेटर लगेगा जो वहाँ का ऑलरेडी उसकी जॉब हो और वो इसके अपने एक्सपेंसेस हो, तो वो आपके एक्सपेंसेस उठा सकता है। लेकिन इस केस में वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस थोड़े से ज़्यादा होते हैं। अगर आपके पास ब्लॉक अकाउंट होता है तो फिर तो वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। लेकिन उसमें वो फिर चेक करते हैं कि ये वाक़ई में आपके फाइनेंशियल्स बेयर कर सकता है या नहीं कर सकता। तो बेहतर है कि आप ब्लॉक अकाउंट अपनी वो ले जाएँ। आज के रेट के हिसाब से देख लेते हैं कि क्या चल रहा है ब्लॉक अकाउंट का, कि कितना चाहिए। अच्छा, ये वेरी करता है, क्या पता जब आप वीडियो अगर 1 साल बाद, 2 साल बाद देख रहे हो तो फिर इसकी अमाउंट जो है वो इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाए। मतलब ये इनकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि जो इन लोगों ने बढ़ाई थी, क्या नाम है, 1 अक्टूबर 2022 को। और हो सकता है कि आप अगर ये वीडियो 2024 में देखें या 25 में देखें तो शायद ये अमाउंट जो है वो ज़्यादा बढ़ गई हो। ये टोटल इनके लाइफ़स्टाइल के ऊपर होता है। जैसे आज की उसके हिसाब से, रेट के हिसाब से है कि 934 यूरो मिनिमम होनी चाहिए एक बंदे के पास, कि वो अपने खर्चे इतना ज़्यादा आराम से उसमें उठा सके। तो ये आपको लाज़मी लेकर जाना है कि ब्लॉक अकाउंट की ये रकम आपको उनको दिखानी है इंग्लिश में। इससे आपके वीज़ा के चांसेस भी जो है वो बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से अगर आपकी कोई यूनिवर्सिटी की फीस है, जैसे यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जिसमें फ्री एजुकेशन नहीं है, उसकी फीस है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, वेरी करता है, 1500 से 3000 यूरो पर सेमेस्टर होते हैं वो, तो उसकी आपको 1 साल की फीस की स्लिप लेके जानी है। या अगर आपने किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है तो लाज़मी है कि उसकी भी फीस होती है। तो उसकी फीस की आपको 1 साल की पेमेंट स्लिप इनको दिखानी पड़ेगी, वीज़े की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, 13th रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको प्रीवियस डिग्री जो है, बैचलर्स की डिग्री है, वो आपके पास होनी चाहिए। और वो आपको अरेंज इसी तरीके से करनी है कि पहले आपने रखोगे अपने बैचलर्स की डिग्री, उसके बाद फिर रखोगे इंटर की सर्टिफिकेट और मार्कशीट। मतलब बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, इसके बाद इंटर की सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगी, उसके बाद फिर मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट होगा। इसी लाइन में आपको इसको अरेंज करना होगा और ये आप जो है वहाँ पे लेके जाएँगे। अगर आपका क्या नाम है, बैचलर्स के लिए जा रहे हैं तो फिर आपको जो है वो अपनी इंटर की सर्टिफिकेट, मार्कशीट और फिर मैट्रिक की जो सर्टिफिकेट, मार्कशीट है वो आपको लगानी है। अच्छा, इसमें अभी तक तो रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपको आईपीसीसी से मोपस अटैच करवाना पड़े। लेकिन हो सकता है शायद इन केस फ्यूचर में हो जाए, तो ये आपने यही करना है कि सिंपल इसको सर्च करना है और आगे चेक कर लेना है कि कौन-कौन सी रिक्वायरमेंट है और उसकी कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं। अभी तो फिलहाल तो अगर आप बैचलर्स के लिए जा रही हैं तो आपकी इंटर की और मैट्रिक की सर्टिफिकेट्स और मार्कशीट आईपीसीसी अटेस्ट होनी चाहिए। और अगर आप वहाँ पे मास्टर्स के लिए जा रही हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट में है कि बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट आपकी एचईसीसी अटेस्ट होनी चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें फोटोकॉपी नहीं है। वो जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट हुए होंगे उसी की आपने आगे पीछे की फोटोकॉपी करवानी है और वो जमा करवा देना है। इसमें कोई नोटराइज़ करवाने की ज़रूरत नहीं, इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, इसी तरीके से इसकी 14th रिक्वायरमेंट जो है वो है हेल्थ इंश्योरेंस कवर आपकी होनी चाहिए। अच्छा, हेल्थ इंश्योरेंस के बगैर तो आपको यूनिवर्सिटी भी इनरोल नहीं करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस मैंने तो कोरेकल में ब्लॉक अकाउंट खुलवाया था,
तो उसी में वो मुझे पीके हेल्थ इंश्योरेंस उन लोगों ने सर्विस दे दी थी, तो वो मैंने ले ली थी उनसे। तो वो सिंपल मैंने उसके साथ अटैच कर दी थी। उसके बाद जो है क्या नाम है, ट्रैवल इंश्योरेंस का यहाँ पे है नहीं, लेकिन जब कोरेकल प्राइम में आप अकाउंट खुलवाते हैं तो वो आपको फ्री में जो है हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस दोनों देता है। तो वो आपने जो है इसके साथ अटैच करनी है। अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके अटैच होंगे वो बिल्कुल इसी तरीके से सीक्वेंस में होंगे जैसे इसमें बताया हुआ है। नंबर 1 एप्लीकेशन फॉर्म है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आया हुआ होगा। इसमें इन लोगों ने बताया हुआ है कि क्या नाम है, फिर उसके बाद आपने जो है वो पिक्चर इसमें लगानी है। अच्छा, पिक्चर जो है वो आपने ग्लू से लगानी है, उसमें किसी में भी आपको जो है स्टेपल नहीं करना। आपको जो ये डॉक्यूमेंट्स आप अपने लेके जाएँगे, इसमें कहीं पे भी आपको स्टेपल यूज़ नहीं करना है, वरना ये आपको मतलब ये उसमें इश्यू क्रिएट करते हैं। आपको जो है ये पेपर क्लिप से जो है इसको अटैच करना है। पेपर क्लिप जो है वो आपको मिल जाएगी किसी भी स्टेशनरी की शॉप से, वहाँ से आप पेपर क्लिप ले लीजिएगा और उससे जो है आप अपने डॉक्यूमेंट्स को एक साथ अलाइन कर दीजिएगा। सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, पासपोर्ट आएगा, आईडी कार्ड की जो कॉपी होगी, एप्लीकेंट डिक्लेरेशन फॉर्म है, ये आएगा। तो आपको ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में देना है जैसे इन लोगों ने सीक्वेंस बताई है 1, 2, 3, इसी सीक्वेंस में आपको इसको अलाइन करना है और पेपर क्लिप से आपको उसको अटैच करना है।